बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के सेकंड चैप्टर द डेरिवेटिव की हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ किया था और उसी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले 5 क्वेश्चंस को मुकम्मल सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के छठे क्वेश्चन से अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है tan ऑफ साइन x। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो साइन x है, इस क्वेश्चन में साइन x आपका tan के एंगल के तौर पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये सारा एक ही फंक्शन है। बाज़ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो इस क्वेश्चन को गलत समझ बैठते हैं। वो कहते हैं जी ये साइन x जो है अलहदा से फंक्शन है, tan अलहदा से फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन में साइन x आपको tan के एंगल के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ही फंक्शन है और इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं डबल एंगल फंक्शंस। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ लग चुका होगा। तो बहरहाल किस तरह सॉल्व करेंगे, वही काम जो हम पिछले पांचों क्वेश्चंस में करके आ चुके हुए हैं कि आपको जो भी गिवन फंक्शन दिया होगा उसको आप सबसे पहले लेट कर लें कि ये फंक्शन आपका y के बराबर है और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब देखें कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बनी है, अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो राइट साइड पे जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका प्रोसीजर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे। तो ये जो आपके पास साइन x जो आपको tan के एंगल के तौर पर दिया हुआ है, इस साइन x को आप लेट कर लें कि ये u के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है कि ये साइन x जो है ये u के बराबर है और इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब देखें कि अगर साइन x u के बराबर है तो इक्वेशन नंबर 1 में भी तो हम साइन x की जगह u पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में साइन x की जगह u पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan और साइन x की जगह क्या पुट कर दिया u। ठीक है, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, जो हमारे पास डबल एंगल इक्वेशन थी, वो अब सिंगल एंगल इक्वेशंस में चेंज हो चुकी है। तो ये काम करने का मकसद यही था कि हमारे पास जो डबल एंगल फंक्शन दिया हुआ है उसको हम सिंगल एंगल फंक्शंस में तब्दील कर लें। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंशिएट आप करें इक्वेशन नंबर 2 को। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर दें, ये आपके पास बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है आपका cos x और साथ x जो एंगल है उसका भी आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। यूं आपका डी यू ओवर डी एक्स का क्या आंसर आएगा, cos x आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिफरेंशिएट हम करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 3 को विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझें। देखें, जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी तो हमारे पास साइन का एंगल उसमें क्या था, x था। लिहाजा हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से। ठीक है, अब जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इसमें हमारे पास tan का एंगल u आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर 3 को u के लिहाज से ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि जैसा एंगल होगा उसी लिहाज से ही आप उस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो u के लिहाज से हम इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ टेन यू। ठीक है, अब आप अच्छी तरह जानते हैं टेन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, वो आपका होता है सीकेंड स्क्वायर यू। ठीक है ना, u के लिहाज से है तो सीकेंड स्क्वायर u आ जाएगा। और आगे इसका एंगल u का भी डेरिवेटिव जब आप u के लिहाज से लेंगे, यानी d ओवर डी यू ऑफ u, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। उसको सीकेंड स्क्वायर u से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर u ही आंसर आएगा।
उसके बाद देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और इक्वेशन नंबर 3 का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 के जो डेरिवेटिव्स के आंसर हमारे पास आए हैं, इनको अगर हम किसी ना किसी तरीके से मिलाकर लिख दें तो हमारे पास जो जवाब आएगा, लाजमी सी बात है कि वो इक्वेशन नंबर 1 के डेरिवेटिव के ही बराबर होगा। ठीक है, वो क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखें इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास निकली थी वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से ही अख़ज़ की थी। लिहाजा अगर इन दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेके उनको मिला दिया जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के डेरिवेटिव के ही बराबर होगा। तो अब हमने बस क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 का हमने डेरिवेटिव ले लिया है, बस इसको मिलाने के लिए, इन दोनों डेरिवेटिव्स के आंसर्स को मिलाने के लिए कोई प्रोसीजर देखना है। तो हम किस तरीके से मिला सकते हैं? आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हम इस प्रोसीजर को चेन रूल के ज़रिए हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चेन रूल आपके पास क्या होता है? वो आपके पास होता है dy ओवर dx इज़ इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। देखें ना, हमारे पास हमने u के लिहाज से अपने क्वेश्चन को लेट किया था, तो चेन रूल भी हम u के लिहाज से ही लेंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पे हमने चेन रूल लिख लिया है। अब ये जो वैल्यूज़ थी dy ओवर du की, वो यहाँ पुट कर देंगे, और du ओवर dx की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको यहीं पे पुट कर देते हैं। इसकी जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर u। ठीक है ना, ये देखें ये वैल्यू थी सीकेंट स्क्वायर u, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आई है cos x, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय cos x। तो अब देखें कि ये जो आपके पास सीकेंट स्क्वायर u है, यहाँ पे u की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 2 की सूरत में मौजूद है, लिहाजा वहाँ से u की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और u की जगह उसकी वैल्यू जो आपके पास है साइन x, उसको यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन x, और आगे कोस x जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये x के लिहाज से बन चुकी है, और ये आपके पास क्या निकला है dy ओवर dx, यानी जो गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है y, उसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे निकल चुका है। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप सब अपनी अपनी किताबों में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है आर्क टेन ऑफ x साइन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कॉज a। अब इस क्वेश्चन के मुतालिक मैंने आपको दो बातें बतानी हैं। पहली बात ये कि आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे आर्क टेन लिखा हुआ है। आर्क टेन का क्या मतलब है? आर्क टेन का ये मतलब है कि आपसे टेन इनवर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो फंडामेंटल एंगल्स का कोई भी फंक्शन आपके पास आए, चाहे साइन हो चाहे कोज हो, ठीक है, तो अगर इनके साथ आर्क लगा हुआ हो तो आपने समझ जाना है कि आपसे उनके इनवर्स की बात की जा रही है। जैसा कि यहाँ पे बुक में आर्क टेन लिखा हुआ है, तो आपने फ़ौरन समझ आना है कि यहाँ पे आपसे टेन इनवर्स की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरी बात ये जो मैंने आपको बतानी थी वो ये कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाज़ किताबों में ये क्वेश्चन अल्फ़ा के लिहाज से है और बाज़ किताबों में ये क्वेश्चन ए के लिहाज से है। यानी बाज़ किताबों में यहाँ पे क्वेश्चन में साइन के साथ भी अल्फ़ा और कोस के साथ भी अल्फ़ा है, और बाज़ किताबों में ये क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन में साइन के साथ ए और कोस के साथ भी ए है। तो इसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जिन किताबों में ये क्वेश्चन अल्फ़ा के लिहाज से दिया हुआ है वो बच्चे अल्फ़ा के लिहाज से सॉल्व कर लें, और जिन किताबों में ये क्वेश्चन ए के लिहाज से दिया हुआ है वो ए के लिहाज से सॉल्व कर लें। तो चलें जी, इसके सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। देखें, वही काम करना है कि जो भी आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको सबसे पहले लेट कर लें कि ये फंक्शन y के बराबर है। ठीक है, अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो यहाँ भी d ओवर dx लिख देते हैं और यहाँ भी d ओवर dx लिख देते हैं। उसके बाद देखें कि डेरिवेटिव लेने से ये जो राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे टेन इनवर्स का डेरिवेटिव बन गया है। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टेन इनवर्स एक्स का अगर एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए तो वो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। क्या है? टेन इनवर्स के साथ जो एंगल है वो एक्स है, उसका स्क्वायर लिया जा रहा है, और टेन इनवर्स के साथ जो एंगल है उसी का आगे एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव भी लिया जा रहा है। तो ये टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करवाते हैं, तो ये आपके लिए बन जाएगा। देखें, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो है वो तो इसी तरह रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसी तरह रहा। आगे देखें क्या है, x का स्क्वायर। x क्या था? टेन इनवर्स के साथ जो एंगल है वो x है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स के साथ ये एंगल है, लिहाजा इसका स्क्वायर लिया जाएगा। तो ये बन जाएगा x साइन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कोज a और इसका स्क्वायर। ठीक है, और आगे मल्टीप्लाई होगा
जो tan इनवर्स के साथ एंगल है उसका x के लिहाज से ही डेरिवेटिव लेना है। तो tan इनवर्स के साथ जो एंगल है वो ये है, इसका x के लिहाज से ही डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ x sin a डिवाइडेड बाय 1 माइनस x cos a। ठीक है जी, ये तो ये फॉर्मूला हमने इस डेरिवेटिव के यानी जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ बन रहा था उसके ऊपर अप्लाई करवा दिया। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन की बस हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर निकलेगा इस इक्वेशन से, वही हमारे पास गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर होगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा चला जाएगा। देखें यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन होगी और यहाँ पे देखें डेरिवेटिव है फ्रैक्शनल फंक्शन का, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो इसकी भी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए दिया ताकि हम सिंप्लीफिकेशन को मुख्तसर करें। और वो मुख्तसर कैसे होगी कि यहाँ से ये डेरिवेटिव वाली फॉर्म को उठाएं, इसका अलग से डेरिवेटिव लें और उसका जो आंसर निकलेगा वो यहाँ पुट करके फिर सिंप्लीफाई करवाएं, तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो बिल्कुल यही काम करेंगे। देखें ये जो आपके पास डेरिवेटिव वाली फॉर्म है इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो देखें यहाँ पे डेरिवेटिव की कौन सी फॉर्म बन रही है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्वोशिएंट रूल है, इसको ज़रा देख लें कि जब आपके पास दो फंक्शन हों और वो आपस में डिवाइड हो रहे हों और उनका डेरिवेटिव लिया जाए, ठीक है, अगर उनका डेरिवेटिव लिया जाए तो क्वोशिएंट रूल हमें ये कहता है कि पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखें, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखें और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लें। ठीक है, माइनस अब न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिखें और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें और इसको डिवाइड करवाएं डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ये आपके पास है क्वोशिएंट रूल, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखें क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करवा लिया है। इसको ज़रा देख लें कि जो डिनोमिनेटर है देखें ये वाला, ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है और न्यूमिनेटर का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया है और माइनस अब न्यूमिनेटर ऐसे ही लिखा है और जो डिनोमिनेटर है आपका इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया है और इसको होल डिवाइड कर दिया है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी कि जो इसका फर्स्ट फैक्टर है 1 माइनस एक्स कोज ए, ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसके बाद देखें डेरिवेटिव है x मल्टीप्लाई साइन ए। देखिए दो फंक्शंस हैं x और साइन ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका डेरिवेटिव लिया जाए तो इसको डेरिवेटिव के किस रूल के तहत सिंप्लीफाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे करते हैं इसको एक्स साइन ए, दो फंक्शन हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो प्रोडक्ट रूल के तहत इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें और दूसरा ऐसे ही रहने दें। तो देखें एक्स पहला फंक्शन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो साइन ए है वो साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस करें। अब इसका उल्ट काम करना है कि पहला फंक्शन उसको ऐसे ही रहने दें और जो दूसरा फंक्शन है साइन ए, अब इसका डेरिवेटिव लें। देखें साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस ए। ठीक है, कोस ए डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ जो एंगल है साइन के साथ ए, उसका जब आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो देखें ए क्या है? ये एक कांस्टेंट है। तो जब उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आंसर देता है। ठीक है, तो यूं ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए ही आंसर आएगा और ये होल टर्म 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के तहत हमारे पास क्या आंसर आएगा? साइन ए आंसर आ जाएगा। उसके आगे देखें कि ये जो माइनस है ये भी एज इट इज़ और उसके आगे जो फंक्शन है एक्स साइन ए, ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। और उसके आगे जो लास्ट फंक्शन है ये है 1 माइनस एक्स कोज ए है और इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो देखें डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है, यानी वो हर फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है। तो डेरिवेटिव जो है 1 के साथ जब ऑपरेट होगा तो 1 चूंकि कांस्टेंट है तो 0 आंसर देगा और आगे माइनस एक्स कोज ए के साथ जब ऑपरेट होगा तो यहाँ देखें एक्स एक फंक्शन है और कोज ए एक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ माइनस एक्स कोज ए के साथ ऑपरेट होने से प्रोडक्ट रूल के तहत सिंप्लीफिकेशन होगी। 1 के साथ 0 हो जाएगा और आगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई कोज ए का डेरिवेटिव जिसकी यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल के तहत सिंप्लीफिकेशन होनी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 1 जो है जब डेरिवेटिव 1 का लेंगे तो 0 आंसर आएगा, लिहाजा 1 ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है कि डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है,
जब वो 1 के साथ ऑपरेट होगा तो 1 कांस्टेंट है, लिहाजा 0 हो जाएगा। और अगले वाले फंक्शन के साथ ऑपरेट होगा तो अगला वाला फंक्शन है तो एक ही, लेकिन उस एक फंक्शन में मजीद 2 फंक्शंस हैं, एक x है और एक cos a है। लिहाजा जब इनके साथ ऑपरेट होगा तो चूंकि दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। तो इस पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहला फंक्शन जो है -x वो एज इट इज़ रहेगा, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन है cos a, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -sin a, ठीक है। और उसके बाद cos के साथ जो एंगल a है उसको भी जब आप x के लिहाज से ड्राइव करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, चूंकि a कांस्टेंट है तो उसका x के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब आगे प्लस, अब इसका उल्ट काम करना है कि पहला फंक्शन जो -x है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास -1 आंसर आएगा, और दूसरा फंक्शन cos a जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये जो पहला फंक्शन है ये 0 से होल टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, और आगे cos a को -1 से मल्टीप्लाई करवाने से cos a आंसर आएगा, और cos a को जब 0 से ऑपरेट करेंगे तो cos a ही आंसर आ जाएगा। यूं इस फैक्टर पे डेरिवेटिव अप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -cos a आंसर आ रहा है, और होल डिवाइडेड बाय 1 - x cos a उसका स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये देखें यहाँ पे जो साइन a है ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, साइन a ही आंसर देगा, और माइनस साइन a जब इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, x साइन a मल्टीप्लाई cos a, ठीक है। और आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x साइन a मल्टीप्लाई cos a ही आंसर आएगा, और होल डिवाइडेड बाय 1 - x cos a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये फंक्शन, ये जो ये फैक्टर है ये माइनस का है और ये वाला फैक्टर प्लस का है, तो दोनों फैक्टर्स आपस में कट जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा जी, उसके बाद देखेंगे न्यूमरेटर में आपके पास साइन a बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 - x cos a जो है इसका स्क्वायर एज इट इज़ बच जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन था जिसका हमने क्वोशिएंट रूल लिया, तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक हमारे पास ये आंसर निकल आया। अब इस आंसर को यहाँ पुट करते हैं और बाकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव यहाँ पे निकला है उसको मैंने देखें इक्वेशन नंबर 1 में उसी की जगह पुट कर दिया है, और साथ देखें कि ये जो स्क्वायर था ये न्यूमरेटर के ऊपर भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया है। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ये जो फॉर्म आपके पास बन रही है यहाँ पे जो 1 है ये तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम देखें कैसे लेंगे कि 1 - x cos a का जो स्क्वायर है, 1 - x cos a का जो स्क्वायर है ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखें कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है 1, इसके नीचे देखें डिनोमिनेटर में क्या है, 1 होता है। अब ये वाला डिनोमिनेटर जब इस डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, और यही अगर आंसर आएगा तो इसको इसी फंक्शन के न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। यूँ आपके पास यहाँ लिखा जाएगा 1 - x cos a का स्क्वायर लिखा जाएगा, और आगे वाला प्लस। अब उसके बाद देखें, अब इस फैक्टर की बारी आई है, ये वाले डिनोमिनेटर को जब आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में फैक्टर कट जाएंगे, और किस बिना पर कटेंगे, 1 की बिना पर कटेंगे, और उसके बाद जो 1 आंसर आएगा उसको आप इस फैक्टर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यही यानी x साइन a का होल स्क्वायर आंसर आएगा, और ये वाली टर्म बिल्कुल एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो देखें ये वाला फैक्टर मैंने यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लिख लिया है, और इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने इस पोर्शन को इरेज कर दिया है। अब देखें कि ये जो फर्स्ट फैक्टर आपके पास आ रहा है इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है 1 - x cos a का होल स्क्वायर, इसको आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। ये इस तरह मल्टीप्लाई हो सकता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये ऊपर आ जाएगा 1 - x cos a का होल स्क्वायर, ये वाला फैक्टर ये ऊपर आ जाएगा, और बाकी 1 - x cos a का होल स्क्वायर प्लस x sin a का स्क्वायर ये नीचे डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में कट जाएंगे, और बाकी आपके पास ये साइन a जो है ये आपके पास न्यूमरेटर में बच जाएगा, और ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में बच जाएगा। तो इसको मैंने देखें इसका भी स्क्वायर ओपन कर लिया, तो ये मेरे पास ये चीज़ आ गई, और यहाँ पे x साइन a का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास क्या बन गया, x स्क्वायर साइन स्क्वायर a,
ठीक है, ये बन गया। अब आप देखें कि ये जो लास्ट दो फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बाकी बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x कोस ए, और आखिरी दो फैक्टर्स में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये देखें, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन चुकी है, ये आप मैट्रिक लेवल में पढ़ के आ चुके हुए हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आपके पास किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। यूं आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x कोस ए, और यहाँ पे इस आइडेंटिटी का आंसर 1 आएगा, उसको आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो ये है आपके पास गिवन फंक्शन जो आपको दिया हुआ था उसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये आपको दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही काम कि जो आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है सबसे पहले इसको लेट कर लें कि ये y के बराबर है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी d ओवर डी एक्स कर लें और यहाँ भी d ओवर डी एक्स कर लें। अब देखें, डिफरेंशिएट करने से राइट साइड पे आपके पास कौन सा डेरिवेटिव बन गया है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव बन चुका है। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग क्या बनता है, यानी ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x का आपके पास फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x। यानी नेचुरल लॉग के साथ जो आपको फंक्शन x दिया हुआ है उसको आप पहले रेसिप्रोकल में ले जाएं और मल्टीप्लाई कर दें उसी x का, यानी उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। ये है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के तहत इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखें क्या है कि पहले आपको जो नेचुरल लॉ के साथ जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप रेसिप्रोकल में ले जाएं। तो देखें, नेचुरल लॉ के साथ आपको यहाँ पे ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप सबसे पहले रेसिप्रोकल में ले जाएं, यानी 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस फंक्शन को हम रेसिप्रोकल में ले गए हैं। उसके बाद जो आपके पास नेचुरल लॉ के साथ फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो नेचुरल लॉ के साथ यही वाला फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये बन जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब देखें, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन एक साथ लेकर चलेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ से डेरिवेटिव की ये वाली फॉर्म उठाएं, इसका अलग से डेरिवेटिव लें, उसका जो आंसर आएगा बाद में यहाँ पुट कर दें और आसानी से सिंप्लीफाई कर दें। तो बहरहाल देखें, सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें कि इसका जो डेरिवेटिव है ये आपके पास वही चीज़ के यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो देखें, मैंने क्वोशिएंट रूल को डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लेना सिखाया है कैसे कि पहले डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, और माइनस अब न्यूमिनेटर जो है वो देखें बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है, और डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव ले लिया है और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। देखें, जो पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और आगे इसका डेरिवेटिव लें। देखें, डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, लिहाजा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के साथ भी ऑपरेट होगा, एक्स के साथ भी ऑपरेट होगा और 1 के साथ भी ऑपरेट होगा। जब एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेट होगा तो क्या आंसर देगा 2x, जब x के साथ ऑपरेट होगा तो क्या आंसर देगा 1, और जब 1 के साथ ऑपरेट होगा तो क्या आंसर देगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो लिहाजा 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखें, माइनस भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, और अगला वाला फैक्टर जो है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ लिखा गया। और उसके आगे देखें, यहाँ भी ये जो अगला फैक्टर है इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव तमाम फैक्टर के साथ ऑपरेट होगा। तो देखें, जब एक्स स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव ऑपरेट होगा तो क्या आंसर देगा 2x, माइनस एक्स के साथ जब ऑपरेट होगा तो क्या आंसर देगा 1, और आगे 1 के साथ जब ऑपरेट होगा तो क्या आंसर देगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और आगे होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। तो उसके बाद देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं। देखें, ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
1, उसके बाद माइनस एज इट इज़। अब इन दो फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका आंसर आपके पास आएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है आपका वो बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद देखें कि उसके बाद जो आपके पास यहाँ माइनस है न्यूमरेटर में, इसको आप इस फैक्टर के अंदर अप्लाई करवा दें तो ये आपके पास देखें बन जाएगा सबसे पहले 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तक जितने जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे एज इट इज उधर रहेंगे। अब माइनस को अंदर अप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा -2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये 2x³ और ये -2x³ ये कट जाएगा और आगे प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा और बाकी देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या आंसर देगा -2x² और ये +1 और ये +1, ये आपके पास क्या आंसर देगा +2 आंसर देगा। तो ये देखें इसको मैंने यहीं पे लिख दिया है। अब आप देखें कि क्वोशिएंट रूल के मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई करवाया है, लिहाजा ये जो डेरिवेटिव था ये वाला इसका हमारे पास ये आंसर निकल आया है। अब इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में इसी की जगह पुट कर देंगे। तो देखें पुट करने से पहले देखें कि ये जो आपके पास फर्स्ट फैक्टर बन रहा है इसके डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन आ रही है ये फ्रैक्शन जब 1 से ऑपरेट होगी लिहाजा ये उल्ट जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगी। यानी ये जो आपके पास नीचे वाला फंक्शन है ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी। और आगे इसका अभी हमने डेरिवेटिव का आंसर ये निकाला है तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दें। ये देखें ये आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 2x² डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी ये न्यूमरेटर है इसको मैंने +2 पहले लिख दिया है और -2x² बाद में लिख दिया है। अब आप देखें कि यहाँ नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के 2 फैक्टर्स हैं और ऊपर आपके पास एक फैक्टर है, लिहाजा नीचे आपके पास जो 2 फैक्टर्स हैं उनसे ऊपर वाला एक फैक्टर कट जाएगा और बाकी आपके पास ये फैक्टर बच जाएगा। अब आप देखें कि इस फैक्टर को जो न्यूमरेटर है इसमें से आप 2 कॉमन लेना चाहें ले लें, चलें बुक के मुताबिक ये आंसर निकालना है तो 2 कॉमन ले लें और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में जो आपके पास दोनों फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको जब आप मल्टीप्लाई करवा कर लिखेंगे तो इसका आपके पास आंसर बनेगा x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखें जो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ था उसका हमने डेरिवेटिव लिया है और उसका डेरिवेटिव का आपके पास ये आंसर आया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है x⁴x²। नहायत ही अहम क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और बहुत ही आसान सा भी क्वेश्चन है। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है इसको आप लेट कर लें कि ये y के बराबर है और जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसको आप नाम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन रही है अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से तो इसको डिफरेंशिएट करवाना आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर आसान प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। तो आसान प्रोसीजर ये है कि इस इक्वेशन में दोनों जानिब आप नेचुरल लॉग ले लें। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 1 के दोनों जानिब हमने नेचुरल लॉग ले लिया है। अब आप देखें कि लॉग लेने का मकसद क्या था वो तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन देखें लॉग लेने से यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास क्या बन चुका है, नेचुरल लॉग ऑफ x⁴x² बन चुका है। अब आप 9th क्लास में लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसकी पावर भी मौजूद हो और उसका लॉग लिया जा रहा हो तो ये आपके पास बराबर होती है कि पावर आप लॉग से पहले लें और लॉग को उस नंबर पे अप्लाई करवा दें, ठीक है। ये आप 9th क्लास में लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो यहाँ देखें यहाँ तो यही चीज़ है ना कि लॉग है ऐसे नंबर का जिसकी पावर भी मौजूद है, तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी के तहत पावर को पहले ले आएंगे तो पावर जो x² है वो शुरू में आ जाएगी और नेचुरल लॉग जो है वो x के ऊपर सिंपली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लॉग लेने का मकसद। हमने क्या किया है, जो पावर हमारे पास थी उसको लॉग से पहले ले आए हैं और बाकी नेचुरल लॉग ऑफ y एज इट इज़ ही साथ लिखा जाएगा। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बन रही है इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ भी d/dx कर लें और यहाँ भी d/dx कर लें, ठीक है। अब आप देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ y का। तो ये प्रॉपर्टी आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी कि डेरिवेटिव ऑफ
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, वो होता है 1/x, यानी नेचुरल लॉग के साथ जो भी आपको फंक्शन दिया हो उसका रेसिप्रोकल कर लें और दोबारा डेरिवेटिव ले लें नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसका। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ y का, तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसको आप सबसे पहले रेसिप्रोकल में ले जाएं। ठीक है, यानी उसका रेसिप्रोकल कर लें और साथ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो साथ क्या है y, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे आपके पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, लिहाजा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, प्रोडक्ट रूल आपके पास ये है कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका डेरिवेटिव लिया जाए तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले फंक्शन को आप एज इट इज़ लिखें और दूसरे का डेरिवेटिव ले लें। दूसरा फंक्शन क्या है, वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसका देखें डेरिवेटिव क्या आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखें ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का आंसर 1 आएगा। उसको जब आप 1/x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/x ही आंसर आएगा। यूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, 1/x आ जाएगा। अब प्लस करेंगे, अब क्या करना है, उल्ट काम करना है कि अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। तो पहला फंक्शन आपके पास है एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2x आंसर आएगा। और दूसरा फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, इसको आप एज इट इज ही लिख देंगे। ये हमने इस पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करवा दिया है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था वो 1/x से मल्टीप्लाई हो रहा था, लिहाजा मैंने इसको इस तरह लिख दिया है। अब देखें ये नीचे एक एक्स ऊपर 2x में से एक एक्स से कट जाएगा और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से एक एक्स बच जाएगा और आगे प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है आपके पास, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ x बच जाएगा। तो बहरहाल अब आप देखें कि ये जो फैक्टर आपके पास निकला है ये फ़िलहाल आपका मुकम्मल आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों मुकम्मल आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए लेफ़्ट साइड पे अभी भी आपके पास 1/y मौजूद है। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ dy/dx का आंसर निकालना है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 1/y आपके पास आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ये देखें ये y यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपका डिवाइड हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाके इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू, y डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई करवा दें और साथ ये वाला फैक्टर जो है x मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, ये बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये देखें कि ये जो y जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, हमने इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करवा दिया है। इस y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की सूरत में ये मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x² मल्टीप्लाई बाय, और ये वाला फैक्टर x मल्टीप्लाई 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ x बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास मुकम्मल आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप बुक के मुताबिक आंसर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए देखें कि ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, इनकी जो बेसिस हैं वो दोनों सेम है, यानी ये भी x है और ये भी x है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, लिहाजा दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम आपस में ऐड करवा सकते हैं। तो देखें इस x की पावर है x का स्क्वायर और इस x की पावर है 1, लिहाजा जब इनको ऐड करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर x² + 1 और ये वाला जो फैक्टर है 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया dy/dx का। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास ये गिवन फंक्शन था और उसका हमने ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव निकाल लिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ x² + x। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है गिवन, इसको आप लेट कर लें कि ये फंक्शन y के बराबर है। ठीक है, अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो ये देखें दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि राइट साइड पर आपके पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव बन चुका है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन है उसके रेसिप्रोकल लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाएं नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव लेकर। ठीक है, इसी की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें
यहाँ पर क्या है कि नेचुरल लॉ के साथ जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल लें। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में नेचुरल लॉ के साथ आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, नेचुरल लॉ के साथ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे नेचुरल लॉ के साथ फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या करेंगे जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो इसी तरह रहेगा। यहाँ पर डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई करवा दें, क्योंकि डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है, लिहाजा डेरिवेटिव हर फैक्टर के साथ अलहदा अलहदा से ऑपरेट होगा। तो जब डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेट होगा तो इसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा आपके पास 2x, ठीक है, प्लस जब डेरिवेटिव x के साथ ऑपरेट होगा तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1, ठीक है। ये फैक्टर आपके पास आ गया, इस फैक्टर को आप 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इस गिवन फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव का आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है।